हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का ये दिन खूबसूरत है और मस्त तरीके का ही टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है कंप्लीट फिजिक्स के अंदर। ओके, तो आप बोल रहे थे यार कि चलो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे, तभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को और बेटर वे में समझ सकते हैं। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। ये टूल है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपकी ताकत है फिजिक्स को स्ट्रांगली सीखने के लिए, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशंस है ना, जो आप एरर करते थे, जो सिली मिस्टेक करते थे, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाते, आप इंट्रोग्रेशन नहीं सीख पाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो सबसे पहले आपने देखनी है, तब 1D के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उन पे आप फोकस करेंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो आज इसकी शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बॉस, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम इसको यूज क्यों करें, ठीक है। हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, इसके फंडामेंटल लॉज क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल एनालिसिस कराई जाती है, लेकिन हम यहाँ बेसिक एनालिसिस इस तरीके से करेंगे जिससे हमें अपनी कैलकुलेशंस इजीली हमें करने को मिल जाए और हम उनको इजीली कर सके, ठीक है। हमें पता चल जाए कि डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज होना है, तो क्यों यूज होना है और कैसे यूज होना है, ये हमारे लिए मेडिकल एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज द सफिशिएंट थिंग। ओके गाइस, सो यार हिम्मत बनाए रखना, अपना मोटिवेशन बनाए रखना, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ अपने मिशन पे लगे रहना है और अपना काम करते रहना है, ठीक है। मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और दोस्तों टेस्ट जरूर दिया करो, है ना। टेस्ट एनालिसिस करते हैं आपकी कि आपने कितना स्टडी करी है और उससे आपको कितना आप सीख पाए हो, ठीक है। इसको आप छोड़ा मत करो, चाहे मार्क्स कम आए ज्यादा, इट डजंट मैटर मैन। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। रिटन प्रैक्टिस है कि आप जो सीख रहे हो, फिर उसके डर में आप करोगे, आप पढ़ोगे तो पढ़ के टेस्ट देना है, ठीक है। अच्छे से देना, चीट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चीट नहीं करना, पूरी ईमानदारी के साथ देना है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लीज, ठीक है। ओके, फिर मिलके फोड़ेंगे, मैं हूं आप और सब मिलके फोड़ेंगे इस मिशन पे, इस लड़ाई में हम साथ में खेलेंगे, ठीक है। ओके, और जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना, उनको हमने सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो चलो, व्हाट इज सर डिफरेंशिएशन। देखो भाई, पहले इसका बेसिक समझ लो, इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। किस तरीके से ये यूज होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, और हमारी फिजिक्स में कैसे हेल्प करेगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देखो, जैसे इसका नाम है डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, अलग करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, और दो दोस्त हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों के दोनों, ठीक है। आपने एंट्री ले ली उनकी दोस्ती के बीच में, आपने किसी को बोल दिया भाई ये अच्छा बंदा नहीं है, तो इससे क्यों दोस्ती कर रहा है, तो वो दोनों अलग अलग हो गए, डिफरेंशिएट कर दिया आपने उनको, है ना, अलग अलग कर दिया। तो आपने जो काम किया, उनको डिफरेंशिएट करने का काम किया, मतलब दो चीजों की बात करेंगे हम हमेशा यहाँ से, समझ गए आप, दो चीजें की बात करेंगे। कैसे सर? Let us consider guys, you have a physical quantity y, ठीक है। सपोज करो एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास y है, एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी आपके पास x है। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी है y, कुछ भी हो सकता है, ये x है, तो ये एक, अगर इसको y माना है तो इसको y नहीं मान सकते, इसको x मानो, t मानो, व्हाटएवर, कुछ भी मानो, x मानो या t मानो या थीटा मानो या कुछ भी मान लो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। तो अगर ये क्वांटिटी आपने मानी है और एक ये मानी है, ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे सर, y को हम नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको नाम देंगे डिपेंडेंट, है ना, इसको नाम देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और अगर ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो x के या t के या थीटा के, जो भी आपने लिया होगा, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। पहले आप लैंग्वेज समझना सीखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये वेरी तो करेगा, वेरिएबल तो है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 व्हाटएवर, कुछ भी वेरिएबल है, बट इसकी वैल्यूज पे ये डिपेंड करेगा, इसलिए हमने इसको बोल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बॉस। अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे, अब वो बोलता है चूंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये चेंज होगा, अपने अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर वो बोलता है, अगर इसमें लेट अस कंसिडर, हमने इसमें जो चेंज लिया है, देयर इज ए स्मॉल चेंज, है ना, अगर हमने क्या किया, देयर इज स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन x, है ना, उसको मान लिया हमने dx। मान लिया हमने x की वैल्यू को बहुत कम वैल्यू से चेंज करा है, इसको मान लिया dx, स्मॉल चेंज,
वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो इसके वेरी स्मॉल चेंज होने से, और ये इस पे डिपेंड कर रहा है चूंकि, तो इसमें भी सपोज करो देयर इज ए स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, सो हियर इज ऑल्सो पहले आपको मैं सिखा रहा हूं ये बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, फिर इसका यूज कैसे होगा, किसके लिए होगा, ठीक है। हियर इज ऑल्सो वेरी वेरी, ठीक है, स्मॉल चेंज, यू कैन से दैट इज डेल्टा वाई, डेल्टा नहीं डी वाई लिखेंगे आप, डी वाई, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज आप डी वाई से डी वाई लिखते हैं या डी एक्स लिखते हैं, डी टी लिखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार अगर एक्स में मैं इतना स्मॉल चेंज करूं तो वाई में भी डी वाई से वो स्मॉल चेंज हो जाता है, मतलब इसके बदलने से ये बदलेगा। मैंने बोला ना आपको ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है, यानी ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पता है कैसी वाली बात है, ये है चुन्नू, ठीक है, ऐसे मान लो आप, ठीक है, ये चुन्नू है, चुन्नू चुन्नू चुन्नू, और ये चुन्नू के पापा है, ठीक है, ये चुन्नू के पापा हैं, ठीक है, समझ जाना आप। तो ये है चुन्नू, चुन्नू क्या है सर, चुन्नू क्या कर रहा है, देखो भाई ध्यान से, चुन्नू क्या करेगा, ठीक है, चुन्नू के अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना, अच्छा पढ़ भी सकता है, अच्छा नहीं भी पढ़ सकता है, अच्छा खेल भी सकता है, अच्छा नहीं भी खेल सकता, बहुत बुरा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। जो भी इसमें वेरिएबल क्रिएट होंगे, जो भी अपने अंदर चेंजेस लाएगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके पेरेंट्स पे जाता है, पापा के ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। तो पापा हो गए आपके ऊपर डिपेंड, है ना, आप उनके बच्चे हो तो आप हो गए वेरिएबल, जो आप चेंज करोगे। आप इनोसेंट होते हैं बचपन में, हम ऐसे ही होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, पता पता तो चलता नहीं है, नहीं। सो हमारे अंदर चेंजेस होंगे, हम इंडिपेंडेंट है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बचपन में देखा होगा आप, खुल्लम खुल्ला सब कुछ किया करते थे, खुल्लम खुल्ला रोते थे, खुल्लम खुल्ला खाते थे, खुल्लम खुल्ला मांग करते थे, कुछ भी करते थे, ठीक है, कबड्डी खेलते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, मम्मी पापा फिर भी हमें सपोर्ट करते थे। तो ये लोग हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें जो चेंज आएगा उसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, सीधी सी बात है। अगर इसमें बहुत कम चेंज आया डी एक्स, तो इसमें भी बहुत कम चेंज आएगा डी वाई, सिंपल। फिर उसने बोला अगर जो y में चेंज आया डिपेंडेंट में, उसको लिख लूं डिवाइड, जो x में चेंज आया उससे डिवाइड कर दूं इस टर्म को। ये जो टर्म यहां पे बन गया, दिस इज द टर्म, इस टर्म को एक नाम दिया गया मैथमेटिकली, यानी dy ओवर dx, ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको नाम दिया गया, या इसके 3 नाम लिखूंगा मैं यहां, इसका नाम दिया गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका नाम दिया गया। बहुत ध्यान से समझना, या तो आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है सर, या आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इसको आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना सीखो पहले इसको, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका, डी का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, आपने लिख दिया ऊपर वाले डी का, जो इसके सामने लिखा है वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का, है ना, और जिसकी वजह से चेंज आया एक्स, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वजह से वाई में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज इन एक्स की वजह से स्मॉल चेंज इन वाई, दैट्स वाई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएशन हो रहा है किसमें, वाई का, है ना, यानी डी का, ऊपर वाले डी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा होता है एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एंगल हो सकता है, व्हाटएवर, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो एक नाम ये हो गया इसका, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब तीसरा नाम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट सर, तो थर्ड नाम है, यहाँ पे लिखूंगा मैं थर्ड नाम, ठीक है, उसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे बॉस, इंस्टेंटेनियस, एंड दैट इज ए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रेट का मतलब होता है जो चेंज आ रहा है उसमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। जैसे आपने पढ़ा था वेलोसिटी में, वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है, तो यहीं से आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप 3 नाम ये याद रखें, इसको, इस पूरे रेशियो को, यानी स्मॉल चेंज इन y, ठीक है, डिवाइड में स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, यानी dy ओवर dx, यू कैन राइट दिस, dy ओवर dx को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 3 नाम आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ये ऑपरेटर बना कैसे, dy ओवर dx लिखा गया कैसे, ये हमने देख लिया कि ये कैसे बना और इसका नाम क्या है, अब इसका यूज कैसे होगा, एंड इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये भी तो सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर इसके रूल्स कैसे हैं, किस तरीके से वो अप्लाई होंगे, मतलब डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम, y का कर रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के या टाइम के या व्हाटएवर जो भी वेरिएबल होगा उसके। अभी तो हमने लिखा है कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अभी तो हमने जस्ट लिखा है। अब चले आगे बढ़े। ओके गाइस, सो थोड़ा सा मीनिंग हमने समझ लिया है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसको लिखते क्या है, इसको बनाते क्या है, इसका यूज कैसे होगा, धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी कि y में चेंज करना है और किसकी वजह से करना है, y डिपेंड कर रहा है, y फंक्शन है, f मींस फंक्शन है, फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं कि ये चीज जिस पे डिपेंड करेगी उसको यहां लिख देंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, y इज ए फंक्शन विच डिपेंड अपॉन दिस वेरिएबल x। तो इसमें जो चेंज आएगा उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इसके चेंज की वजह से ये चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये फंक्शन और वेरिएबल का एक रिलेशन बन चुका है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y डिपेंड कर रहा है, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसे भी लिख सकते हो, या y इज द फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। y को छोड़ के आप कोई अदर अलजेब्रिक टर्म आप ले सकते हो, x ले सकते हो, t ले सकते हो, व्हाटएवर जो भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये फंक्शंस को लिखने का हो गया तरीका। अब हमने जो सीखना है, व्हाट इज दैट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग किसका सर, ऑफ dy यानी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रेशियो का मीनिंग क्या है, ठीक है, मतलब इसको क्यों लिखा हमने ऐसे, मतलब इसमें चेंज हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं dy ओवर dx, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, या डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब बातें हमने कर ली है डिस्कस। अब हम जानना चाहते हैं इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज इसी का होने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, चलो लेट्स सी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने का बॉस, बहुत ध्यान से समझने का, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, दिस इज x, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको x एक्सिस पे लिखना है, और जिसमें चेंज आ रहा है इसकी वजह से y, उसको y एक्सिस पे लिखना है। अगर मैं ऐसे बनाऊं और एक छोटा सा कोई ग्राफ ड्रॉ कर दूं, सिंपली ऐसे कोई ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन, एक कर्व ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy ओवर dx, है ना, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखो भाई, इस कर्व पे कहीं भी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कहीं भी, ये कर लिया सर, कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, वो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि इसी पॉइंट को टच करे इस कर्व पे। टेंजेंट का मतलब टच करती हुई एक लाइन जो उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेगी, और पीछे एक्सटेंड करने से एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पे एक टच करती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे देखना, ऐसे केवल इसी पॉइंट को टच करेगी, बाकी कहीं टच नहीं करेगी, ठीक है जी। और पीछे एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करते जाओ, जब वो इसको कट करे, इसको, तो पता क्या बोल रहा है, ये जो बन गई, ये जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये टेंजेंट जो है, ये जो लाइन है जो उस पॉइंट पे टच कर रही है केवल, तो ये जब पीछे एक्सटेंड करने से एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी, एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, मैंने सिखा रखा है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं इस लाइन की स्लोप। ये तो हमने सीख रखा है, इसको बोलते हैं इस लाइन की स्लोप, ठीक है जी, इसको बोलेंगे। मतलब ये जो लाइन सर आपने ड्रॉ करी है ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो इसी को बोलते हैं इसकी स्लोप की एंगल बना रही है, स्लोप। ओ तेरी, अच्छा सर इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ध्यान से देखना भाई, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कि ये लाइन ना इंक्लाइंड है,
ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई P मान लो इंक्लाइंड है और एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो इसको हम इस लाइन की स्लोप बोलेंगे। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। और स्लोप का मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, या नहीं बताया तो आप ध्यान से सुनते जाएं। स्लोप का मतलब होता है दोस्तों इंक्लाइनेशन, झुकाव। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे झुक जाऊं, ठीक है, या ऐसे बेंड हो जाऊं, ठीक है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो जाए, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे हो जाए, ठीक है, ये मार्कर अभी ऐसे, आप ऐसे हो जाओ, इसको है ना, इसको बेंड करना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सिंपल है। तो स्लोप का मतलब इंक्लाइनेशन। जब कोई चीज एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे होती है तो उसको उसका झुकाव कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको स्लोप कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, ये होगी इसकी स्लोप। अब स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। स्लोप इससे निकाली जाती है, हमेशा याद रखियो। तो सर ये तो इसमें आया ही नहीं, हाँ नहीं आया यार, ये तो आया ही नहीं, तो सर इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? ये आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है सर। और ये कर्व मैंने ऐसे सेलेक्ट किया था। देखो ये कर्व जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर जाने पे वाई बढ़ रहा है और इधर जाने पे एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स और वाई में चेंज आ रहा है कि नहीं? अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ ए, और एक छोटा सा इसकी जस्ट थोड़ी सी दूर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ बी, ध्यान से समझना। तो ए को जब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हो एक्स एक्सिस पे, लेट्स सी इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक है कुछ, ठीक है ना, x1, ठीक है, सपोज करो। और इस पॉइंट पे जब मैंने यहाँ पे इसको सेट किया तो इनके बीच में ना बहुत कम डिफरेंस है। देखो ये डिस्टेंस मान लो आप x2, ये बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो पता है क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे इंटरसेक्ट करूंगा इसको, तो ये स्मॉल चेंज मान लेंगे हम dx, है ना। और a पर अगर मैं यहाँ देखूं, ये है कुछ y1, और b तक जाने पे जो डिस्टेंस ऊपर को ये कवर करेगा दैट इज y2, और इनके बीच का गैप बहुत कम है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, ये इसको मान लो आप dy, स्मॉल चेंज, ठीक है ना, वेरी स्मॉल। और ये जो लाइन है इसको जब टच करेगी, यहाँ पे देखो ऐसे, ये कोई लाइन होगी, इसको जब टच करेगी ऐसे, ये लाइन ऐसे टच करेगी दोनों पॉइंट को, इसको भी और इसको भी, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को निकालूं, याद करो इसको, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये डी वाई है लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और ये डी एक्स है, और ये एंगल है थीटा। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। याद आया? इसका मतलब सर, इसको आपने बोला है स्लोप, तो मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, यानी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड स्मॉल चेंज इन वाई का जो रेशियो होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ओवर डिफरेंशिएशन एक्स जो होता है, ये जो रेशियो होता है, ये स्लोप को बताता है। किसी कर्व की किसी पॉइंट पे स्लोप को बताता है। मतलब वी कैन से हियर dy over dx also can be written as slope of curve, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप निकालने के लिए आपको टेन थीटा के इक्वल इसको रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ x, वी कैन राइट द स्लोप ऑफ कर्व विच इज बिटवीन, यहाँ पे किसके बिटवीन है, y एंड x, ठीक है, इनके बिटवीन है। तो जो y और x पे जो कर्व बन रहा है उसकी स्लोप को ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का। y को अब अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मीनिंग होता है कि आप y और x ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, y और x ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हो, यानी टेन थीटा निकाल सकते हो। जो टेन थीटा वहां से आप निकालोगे उसको आप लिख सकते हो dy ओवर dx। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं, इधर लिख दूं y और इधर लिख दूं टाइम t, और यहां पे अगर किसी कर्व की स्लोप निकालूं, एक पॉइंट ये लिया, एक इसको मैंने ज्वाइन किया ऐसे, और अगर मैं इनकी स्लोप निकालूंगा, ये देखो टेन थीटा, तो मैं लिख सकता हूं dy ओवर, अब t है यहाँ पे तो dt लिखूंगा, ये इसकी स्लोप होगी, और मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ yt ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ yt ग्राफ। यहां बोल रहा हूं मैं स्लोप ऑफ yx ग्राफ। सिंपल है, बस ध्यान से समझो आप, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो भाई ये चीज बेसिकली हमने यहां डिस्कस कर ली है। अब ये बताएगा क्या, ये जो स्लोप हमने बनाई है ये बताएगी क्या मैथमेटिकली, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो हमारे दिलो दिमाग में यहाँ क्लियर है, ठीक है, वो हमने देख लिया है।
अब ये कर क्या रहा है, इससे हमें फायदा क्या होगा, पहले उस पर नजर डालेंगे, फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स तो हमें याद ही करने पड़ते हैं ना, उनकी हेल्प से ही क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है ना बॉस? सो जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि dy बाय dx यानी डेरिवेटिव फॉर्म जो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने समझा दैट इज द स्लोप, उसका यूज कैसे है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो जल्दी से इसको उड़ा देते हैं और देख लेते हैं। एक बार आपके दिमाग में चीजें एंटर कर गई ना भाई, मैं बोल रहा हूं ना, फिजिक्स तो मैक्सिमम आपकी क्लियर होने वाली है फिर। ठीक है, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहां कहां फंसते हैं, ठीक है, और कहां कहां पे हमें इन कंसेप्ट की जरूरत होती है और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्यों स्ट्रांग रहते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि उनकी ये मैथमेटिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, दैट्स व्हाई। अब आपके भी होंगे, पक्का होंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो मैंने एक यहाँ पे y वर्सेस x ग्राफ बना दिया और मैंने आपको बताया था y एक फंक्शन जो डिपेंडेंट है और ये एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है। x की जगह आप टाइम भी ले सकते हो, कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो। जब मैं सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ टाइम मान के ही करूंगा, क्योंकि आपके फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम मान के ही चीजें बनेंगी, या x वेरिएबल मान के बन सकती है, मतलब दोनों चीजें हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कर्व यहाँ पे बना रखा है, ये कर्व है, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ जस्ट ड्रॉ किया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ दिस स्लोप, ठीक है। लेट्स सी गाइस, देखो भाई, इस पूरे कर्व में कहीं भी देखो, आप किसी भी तरीके देखो, अगर मैं देखूं ये यहां से स्टार्ट हुआ है सर, और यहां से स्टार्ट होके ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो स्लोप को ड्रॉ करने का मतलब होता है जिस पॉइंट पे भी उस कर्व की स्लोप चेक करनी है, जिस पॉइंट पे भी, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, ठीक है। सो जिस भी पॉइंट पे उसकी स्लोप आपने चेक करनी है कि इसकी स्लोप यहाँ पे क्या होगी, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कर्व कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे आपने एक टच करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पे, ठीक है। देखो कैसे, सपोज करो एक पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं, पॉइंट ए, सिंपल, एक पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं, दैट इज पॉइंट बी, एक पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं, दैट इज पॉइंट सी, एक पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं, दैट इज पॉइंट डी, और इसमें कहीं भी लो क्योंकि अब नीचे कोई आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिए बॉस, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपके फंडामेंटल कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। सबसे पहले ये मीनिंग समझ जाओ, डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? अब देखो, जब भी कभी किसी भी कर्व की स्लोप चेक करनी हो किसी भी पॉइंट पे, उस पे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉप करनी है, टच करती हुई एक लाइन, इसी को टच करनी चाहिए, चूंकि ये पॉइंट यहाँ है तो इसको टच करती हुई लाइन ये है। और गलती से अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए, तो दो लाइन के बीच का एंगल जीरो होता है। पैरेलल लाइन के जो दो लाइन पैरेलल होती है उनके बीच का एंगल जीरो होता है। तो इस पॉइंट पर हम बोलेंगे एट दिस पॉइंट dy ओवर dx, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। और हमेशा चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल आ गई है तो ये एंगल जीरो होगा, तो स्लोप जीरो मानी जाती है, ठीक है। जब यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इसकी स्लोप जीरो मानी जाएगी। मतलब हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x उस पॉइंट पे जीरो है। पहले तो ये समझो, उस पॉइंट पे जीरो वैल्यू देगा वो कोई भी फंक्शन हो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्लोप जीरो कही जाएगी। आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, ठीक है। ठीक है सर, वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, इससे थोड़ा यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, जैसे पॉइंट ले यहां तक, इससे पहले कहीं तक भी देख लो। तो अगर आप पॉइंट बी पे टच करती हुई लाइन ड्रॉप करेंगे, देखो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली जो टेंजेंट होगी ये इधर कट करेगी और ये एक्स एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, यस सर। और ये टेंजेंट इसको मान लो आप टेंजेंट T1 और इसको मानो आप टेंजेंट T2, जो बी पॉइंट पे ड्रॉ की है हमने, आप ध्यान से देखो। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं एंगल, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज को देखते हैं एंगल, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने मैथ वाली सारी वीडियो देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ठीक है, ओके। फिर भी याद देख लो। और अगर ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही हो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी, यानी यहाँ पे जो स्लोप होगी, मतलब इस पॉइंट पे, अगर मैं इसी पॉइंट के इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच दूं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी बी पे, dy ओवर dx एट पॉइंट बी, इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव स्लोप है, इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव स्लोप है। मतलब यहां से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, कुछ भी आए प्लस में आएगी। इसका मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब यहां से tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है।
ये बताएगा कि फंक्शन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा मतलब जो भी होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब ये बता देगा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, है ना, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को ये बताएगा कि वो इंक्रीज करते हुए आगे जा रहा है। समझ गया? पॉजिटिव स्लोप अगर आएगी तो यहां से ऐसे देखो इंक्रीज कर रहा है, वैसे भी ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है एक्स की बढ़ने से, ठीक है। और ये इसके जस्ट इधर इस पॉइंट पे भी ऐसे ही रहेगा, इस पे जैसे ही आप जस्ट यहां पहुंचे, यहां देखो, यहां फिर से आप इस पे एक टच करते हुए लाइन ड्रॉप करेंगे और वो टच करते हुए टेंजेंट 3 ये इसके पैरेलल आ गई है, और यहां पे अगर ये इसके पैरेलल आ गई है तो ये एंगल हो गया आपका 0 बन जाएगा। तो यहां पे जो स्लोप होगी dy ओवर dx सी पॉइंट पे वो 0 हो गई, मतलब यहां पे फिर से फंक्शन पैरेलल हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप 0 हो गई। जैसे याद करो हमने वेलोसिटी पढ़ा था, अगर किसी बॉल को हम डायरेक्ट ऊपर फेंके तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है वेलोसिटी, उसका मतलब ये होता है उसकी स्लोप 0 हो जाती है। वहां पे मैथमेटिकली अगर देखा जाए जब भी कभी हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप 0 हो मतलब वहां वेलोसिटी 0 है, ठीक है, वहां वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है, ठीक है। और जैसे आप इसके थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे डी पॉइंट पे टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ किया, आगे बढ़ाया, एक्स एक्सिस तक बढ़ाना है, ये जैसे एक्स एक्सिस पे कट किया तो यहां से इस लाइन तक का एंगल देखो 90 से ज्यादा दिख रहा है आपको, 90 से ग्रेटर है, मतलब इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे उनका एंगल 90 से ज्यादा है। इसका मतलब होता है इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगी dy ओवर dx, जिसको आप लिखोगे tan थीटा, वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, वो नेगेटिव आएगी और आप लिखोगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीजेस, है ना, नीचे को आ रहा है, डिक्रीज करते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो जहां पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगी इस एक्सिस के, उस पे स्लोप 0 हो जाती है, जैसे यहां ए पॉइंट पे थी, ठीक है, हमने ए पॉइंट माना इसको, फिर जैसे ही इससे थोड़ा ऊपर गया तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री से कम एंगल बना रही होगी मतलब वहां फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। फिर जिस पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बन जाए, 90 से ज्यादा बन जाएगा तो उस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव हो जाती है, मतलब फंक्शन वो डिक्रीज ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग, इस तरीके से आप यूज करते हो तो कितना मजा आएगा देखना जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। बस एंगल को मेजर करना आना चाहिए, एंगल जब भी चेक करना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, उस लाइन तक लेके जाना है, जैसे यहां से एक्सिस से यहां तक। फिर देखो क्या यार ये एंगल 90 के इक्वल लग रहा है, 90 से कम लग रहा है, 90 से इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, अगर 90 लगेगा मान लिया इस पॉइंट पे, 90 कब होगा जब एक ऐसी लाइन होगी, देखो जब ये लाइन और ये परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से बिल्कुल इस पे सीधी होगी तो ये 90 होगा, है ना। अगर ये थोड़ी सी इधर चल गई तो ये 90 से देखो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस वाली से इधर आ गई तो ये 90 से कम हो गया, ऐसे आप समझ ही जाओगे, ठीक है। सो दोस्तों ये एस का मीनिंग है ना कि फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब स्लोप नेगेटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू बिकम 0 मतलब स्लोप 0, सिंपल, ठीक है। तो हम ये टेंजेंट ड्रॉ करके ही बता सकते हैं और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं इसके रूल्स पर, क्योंकि अब रूल ही जरूरी है हमारे लिए कि किसी भी गिवन फंक्शन को किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे। अब इसको चेक कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। बॉस क्लियर हुआ ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बॉस, ठीक है, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलना चाहिए, तभी इस मिशन का जो मेन पर्पज है वो कंप्लीट होगा। अब क्या करेंगे सर, अब फंक्शन कोड आएंगे ना, कैसे डिफरेंट टाइप के हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं, उनकी बातें करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे अब रूल सीखने वाले हैं कि जो फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। सिंपल है भाई, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किस तरीके से यूज करना है ये सब हम देख सकते हैं। देखो अभी थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन जब हम y का करते थे और y फंक्शन होता था x का, x एक अलजेब्रिक टर्म है, x y z व्हाटएवर जो भी आप लेते हो a b c d ये सब अलजेब्रिक टर्म्स है ना, कुछ भी ले लो जिनकी वैल्यू जो नॉन होती है, अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है ना, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा इनके बारे में, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको फंक्शन माना है और इसको आपने वेरिएबल माना है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dy यानी इसका स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस dx, तो ऐसे लिख देंगे डिफरेंट। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज करो y फंक्शन दे रखा है टाइम का t का टाइम का, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं,
अगर आपको दोस्तों वेलोसिटी लिखनी है तो वेलोसिटी को लिखते थे हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिखते थे। तो देख y की जगह आ गया x, t ही रहा, और इससे dx अपॉन dt आपको याद होगा वेलोसिटी मिलती है। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। इस तरीके के बहुत सारी चीजें आपने सीखनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यही अप्लाई करना है, बस हमने अब सीख लेना है कि रूल्स क्या है भाई, हाउ टू। तो अलजेब्रिक टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, और जो भी मैं फंक्शन लूंगा यहाँ पे आप x के टर्म्स में मान सकते हो, आप टाइम के टर्म्स में मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, अगर इसके लिए मैं रूल की बात करूंगा, ठीक है, रूल नंबर 1 जो आपने याद रखना है यहाँ पे, व्हाट इज दैट सर? अगर आपको कभी भी y की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब आपको नंबर गिवन होंगे, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर गिवन होंगे, और आपसे बोलेगा फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे डिफरेंशिएशन, है ना, आपसे पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालो, तो हम पता है क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अब वो नंबर में 1 2 3 में कुछ है तो है नहीं ना, x है ना टाइम है, कुछ तो होना चाहिए था ना वेरिएबल जो y से अलग हो, अदर क्वांटिटी, या तो कांस्टेंट है। तो याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ y, अब आप किसी को भी लिख सकते हो, सपोज करो आप इसमें से 2 ले रहे हो, 2 तो एक कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है ना, आप पता क्या करेंगे, अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे x ले लो फिर t ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने dx लिख दिया, तो आप लिखेंगे dy की जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लो ओवर dx, चूंकि ये कांस्टेंट है, जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या y के या t के, व्हाटएवर, किसी के भी, नॉट y के, y तो ऑलरेडी हमने यहाँ फंक्शन मान रखा है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उसको, x के, p के, q के, व्हाटएवर, है ना, y से डिफरेंट होना चाहिए, तो ये हमेशा 0 होगा। रूल बोलता है ये हमेशा 0 होगा, यानी कांस्टेंट नंबर्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों? अभी बताऊंगा आगे चल के, अभी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो ये है, कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, व्हाटएवर नंबर होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन चाहे तो x के रिस्पेक्ट में करो या ऐसे लिखो dy अपॉन dt। तो आपको पता है ऑलरेडी y की वैल्यू 2 है और टाइम ले लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 थोड़ा ही चेंज होने वाला है, वो तो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 लेना है, सिंपल है, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रूल। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, कि रूल नंबर 2 में हमने किस तरीके से इसको यूज करना है, तो फिर आप ये भी सीख जाओगे कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 ही क्यों होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक हम याद ही तो करते आए हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आराम से देखेंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इन नॉट एग्जांपल रूल है, तो अलजेब्रिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, आपको y इक्वल टू लिखा है, आपने x की पावर कुछ ले लिया n, या y इक्वल टू x की पावर ले लिया आपने, नोट x, आपने टाइम ले लिया t, तो t की कुछ पावर ले ली n, आपको बोला गया इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो y का करना है x के रिस्पेक्ट में या y का करना है t के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y और विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल बोलता है दोस्त, मैथमेटिक्स रूल बोलता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट याद करना है, इसकी जो पावर होगी, जो भी होगी, x की पावर कुछ भी हो, उसको लिख लेना है, सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर x एज इट इज लिखना है, और उसकी जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, दिस इज द रूल, ठीक है ना, दिस इज द रूल। फिर से सुनो, इसकी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई किया इनटू x एज इट इज लिखा, और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस, एज इट इज आप यहां पे लिख लो, देखो यहां पे कैसे बनाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, इसकी पावर है n, नोट x, चूंकि यहां पे t है तो यू हैव टू टेक t, बस इसका ख्याल रखना है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना भाई, वेरिएबल जो y जिसके टर्म्स में गिवन होगा वही लेना है यहाँ पे, dt, तो n एज इट इज लिखो, t की पावर में से जो भी है एक ही सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंशिएशन का रूल है 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा, बस दिमाग में रखो, ठीक है, एज इट इज। तो ये बन गया, देखो, ठीक है, जैसे ये लिखा वैसे ही ये लिख दिया, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, या यू कैन से स्मॉल चेंज इन y इन स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन t, दैट इज दिस रूल है, सिंपल। एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो यार सर आपको दिया है y इक्वल टू 20x, या फिर छोड़ो उसको, आपको दिया है केवल x क्यूब, ठीक है,
तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स, मेरे को रूल सिखा गया पावर आगे ले लेंगे इंटू एक्स, इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आएगा उसको लिख देंगे 3 इंटू एक्स की पावर 2, यानी आंसर आ गया 3x²। सिंपल है कि नहीं है? तो दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 3x²। ये हो गया डिफरेंशिएशन, सिंपल है, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे ले लेता y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू टाइम ले लेता हूं, मैं टाइम ले लेता हूं, टाइम की पावर 4, तो मैं लिखूंगा डी वाई ओवर, बस नीचे डी टी लिखना है, इतना समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। 4 इंटू टी की पावर 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 जो भी बचेगा वो लिख दो एज इट इज। ओके, सो अब एक एग्जांपल और ले लो, देखो आपको थोड़ा और बढ़िया फंडामेंटल आइडिया लग जाएगा। व्हाट इज दैट सर? अगर किसी बच्चे ने लिया टी केवल, टी की पावर केवल 1 है, ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी। तो चूंकि इसकी पावर केवल 1 है, भाई लिखो या ना लिखो 1 को, तो 1 एज इट इज लिख दो, उसके सामने मल्टीप्लाई करो और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो तुम्हें फील आएगा 1 इंटू टी की पावर 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 होता है, तो टी की पावर 0 यानी किसी भी चीज की पावर 0, ये तो 1 हो जाता है हमेशा, तो आंसर बचा केवल 1। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो किसी ऐसे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा जिसकी पावर 1 होगी, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा। वो x हो, t हो, p हो, q हो, थीटा हो, व्हाटएवर जो भी हो, पावर अगर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर सर हमने कुछ लिखा ही नहीं, जैसे अभी हमने लिखा था 2, तो 2 का डिफरेंशिएशन आपने बताया 0 होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो चूंकि y तो किसी न किसी पे डिपेंड करता है, या तो x हो या t हो या कुछ और वेरिएबल हो, हाँ ये तो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप एक चीज कर सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 1 ही होता है, लिखो या ना लिखो ये 2 ही रहेगा, इसका मीनिंग अभी भी 2 ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो डी वाई ओवर, वेरिएबल बनाने के लिए हमने लिख दिया 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, इसका रूल मैं बताऊंगा, ये एज इट इज रखो। इसको करना है, x की पावर है 0, तो 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, 0 यहां पे आ जाएगा, और यहां से 0 माइनस 1 करोगे ना, जब आप 0 माइनस 1, ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप दिस इज माइनस 1 है ना, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x 0 माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है रूल ये होता है कि इसकी पावर जो भी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करता है तो कर लिया, तो देखो 0 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो भाई यहाँ कुछ भी करते रहो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा। ये हमने यहाँ पे रिप्लेस करके कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, तो पता चल गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। उसके साथ एक वेरिएबल ले लो, उसकी पावर 0 कर दो, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है, इसलिए हमें याद रखते हैं, इसलिए आपको याद रखने के लिए बोला जाता है। क्लियर भाई, ठीक है। रूल नंबर 2 ये हमेशा वैलिड होगा अब, ठीक है। अब देखो इधर, नेक्स्ट देखो इधर, रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है बॉस? अगर अभी देखो आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे केवल x लिया, उसके कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं है, 1 है, 1 तो हम लिखे या ना लिखे, जैसे मैंने t लिखा है, t पे भी ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लिखा था। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन ऐसे गिवन हो जिसके साथ t भी हो, मतलब वेरिएबल भी, और उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, और इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 1 को छोड़ के, 1 तो ऑब्वियसली हिडन ही है, 2 है, 3 है, 4 है, 1000 है, कुछ भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं पता है, हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दिस t इज इक्वल टू, तो जब आप यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे कैसे सर, ऐसे y की वैल्यू ये उठा के यहाँ जब पुट करोगे 2t³, तो ये जो 2 होता है ये कांस्टेंट है, और चूंकि इसके मल्टीप्लाई में है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर निकाल लेना है, और अंदर केवल बचेगा जो वेरिएबल है, बस इस बात का ख्याल रखना है। रूल है ये तभी होगा जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू टी की पावर 3 है, रूल लगा दो उसमें, 3 पहले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 बचेगा, तो ये आ गया 6t²। दिस इज फाइनल आंसर। इस पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन ये हो गया, क्लियर हुआ, बस वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल के, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई, है ना, ये कुछ रूल मैंने आपको बता दिए। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे फंक्शन को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपना कंसेप्ट आगे एक्सप्लोर करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कॉमनली, जिससे आपको फंडा और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज करो y इक्वल टू आपको दे रखा है t की पावर 1/2, इसी को आप लिख सकते हो √ta की बात है, ठीक है, या y की वैल्यू आपको दे रखी है t की पावर 3/2, ऐसे भी कुछ ऐसा आ सकते हैं ना आपके पास, ठीक है, या y की वैल्यू आपको दे रखी है 1/, ठीक है, 1/√t, कुछ इस तरीके के फंक्शन आ सकते हैं। तो आप कैसे डील करोगे बॉस?
तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एंड यू कैन यूज द कंसेप्ट। व्हाट इज दैट? बस देखो, अगर ये गिवन है तो उसकी पावर रूट को हटा के 1/2 में लिख लिया करो, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप लिखोगे dy स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ जो है t है तो t लिखेंगे, x है तो x, तो यहाँ t है तो मैं t लिखूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है कहानी और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? देखो, इसकी पावर चेक करो, बस पावर है, पावर लिख लो, मल्टीप्लाई करो, फिर t एज इट इज, फिर उसकी जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप करो जब तक आपकी हैबिट स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे फिर आप फटाफट करना है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही कैलकुलेशन करी जा सकती है। अब देखो, ये हो गया 1/2 इंटू, यहाँ पे इसकी पावर को सॉल्व कर लो, ठीक है। 1/2 माइनस 1, तो -1/2 बचेगा ना, यही है इसका डिफरेंशिएशन। ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके आ सकते हो, यानी t की पावर 1/2 कर सकते हो, और ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको √t में लिख सकते हो। दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपल, ये है आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करो, मैं लिखूंगा dy/dt, ठीक है। तो तरीका क्या बताया मैंने, y की वैल्यू पुट कर दो, d/dt, y की वैल्यू जो भी दे रखी है, t की पावर 3/2, ठीक है सर। तो इस चूंकि ये केवल t है, इसमें कांस्टेंट नंबर इसके मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। t की पावर देखो, उसको लिखो इनटू उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा 3/2 इंटू 1 माइनस आएगा तो 1/2। इसको ज्यादा क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव पावर है रूट में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √t। दिस इज योर आंसर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया, ठीक है। सिंपल। अगर यही वेलोसिटी पूछता है आपसे, ये वेलोसिटी तो है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो है एक तरीके से, ठीक है। अब इसको देखो, जब भी कभी ऐसे हो कि डिनोमिनेटर में दे रखा है वेरिएबल, नीचे दे रखा है नीचे, तो पता क्या करोगे, उसको ऊपर लेके जाओ। तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखो, पहले इसका रूट हटा के 1/2 लिख दो, और जब इसको ऊपर लिखोगे तो t की पावर हो जाएगी माइनस में, ठीक है। सिंपल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम dy/dt, और y की वैल्यू आपको पता है क्या लिखनी होती है, t-1/2, ठीक है। सिंपली तो रूल क्या बोलता है, इसकी जो भी पावर हो सामने मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, जो भी है, इनटू उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 करना ही करना है, तो -a/2 t। और इसको सॉल्व करोगे, 2 यहाँ जाएगा, -2 -1 -3/2, सॉल्व करना आप सबको आता होगा। दिस इज dy/dt, सिंपल, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन। इसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव बनानी है तो उसको आप नीचे लेके जा सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -½ इसको लिख सकते हो t की पावर 3/2, और आपको पता है t की पावर 3/2 का मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 t√t भी लिख सकते हो, इसी चीज को ये लिख सकते हो, क्योंकि t की पावर 1 और t की पावर 1/2 दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 ही आएगा ना, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है ना महाराज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो आपने यूज करने हैं। एक और ले लेते हैं। सपोज करो y इक्वल टू दे रखा है दोस्तों आपको, सिंपली y क्या दे रखा है सर, देखो 1/, ठीक है, 4t √ में दे रखा है 4t, तो नो प्रॉब्लम गाइस। अच्छा 4 क्यों ले रहा हूं मैं, कुछ और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो पहले मैंने बोला इसको ऊपर लेके जाओ, जो 3 है ना इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है गाइस, है ना। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में हम बॉदर नहीं करते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, √3 को अलग कर लूंगा, या फिर अगर आपको एज इट इज करना है तो आप लिखेंगे 3t और ऊपर जाके पावर -1/2, ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dt, तो आप क्या करोगे, जो 3 है चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, d/dt, यानी यहाँ पे केवल बचेगा t की पावर -1/2। और इसको आप कर सकते हैं, करके मेरे को बता देना, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं यार। तो ये कुछ छोटे वाले फंक्शंस हैं, हमने स्टेप सीख लिया कि कैसे अप्लाई करना है। अभी सारे फंक्शन अलजेब्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, लॉगरिथमिक आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, वो सब सीखना है हमने, वो सब कुछ सीखना है, ध्यान से समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हो बेसिक लेवल पे मस्त तरीके से, ठीक है। अब और कुछ जो नए वाले और रूल क्या आएंगे इसमें, उन रूल को भी देख लेते हैं, जिसमें एक ही फंक्शन मल्टीपल टर्म्स वेरिएबल के टर्म्स में होएगा, तो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है बॉस। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपकी और बेहतरीन तरीके से अप्लाई करना आ जाएगा कि कैसे करना है। अभी हम सिंगल टर्म ले रहे थे वेरिएबल का। अब देखो ये फंक्शन टोटली इक्वल टू है t³ के, डिफरेंट टर्म, अलग टर्म हो गया, एक टर्म हो गया t का ही है, ये भी t का ही है, सेम है सारे, मतलब ये दूसरा और ये तीसरा। तो याद रखना, जब भी मल्टीपल वेरिएबल्स हो और फंक्शन उनसे मिलके बनाओ, तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, यानी y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अलग करेंगे क्योंकि ये अलग है,
प्लस में ये अलग है, ये अलग है, तीनों का करना पड़ता है, सिंपल है बस, ठीक है, ऐसे समझा। रूल जो अप्लाई किया वही करना है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि यहाँ t लिखा है, x होता तो मैं x लिखता, एक x लिख के भी दिखाऊंगा आपको, इज इक्वल टू, तो पहले इसका करो, ठीक है, फिर इसका करो, इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म और इसको मान लो थर्ड, सिंपल। तो जब इसका करोगे रूल सेम है, t की पावर 3, तो पहले 3 लिखेंगे इनटू, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 3 - 1, बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल की तरह आपको बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। फिर यहाँ साइन चूंकि प्लस का है तो प्लस ही लिखेंगे, और t की पावर यहाँ 2 है सेकेंड टर्म, तो यहाँ 2 ला जाएगा पहले और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो रूल बोलता है, ठीक है, फिर प्लस, और ये 2 इसके साथ कांस्टेंट है तो 2 बाहर रहेगा, अब आप समझ गए होंगे, t की पावर 1 है, और मैंने आपको बताया था जब किसी वेरिएबल की पावर 1 हो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 ही हो जाता है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बन गया 3t² प्लस ये बन गया 2t, क्योंकि 2 - 1t बचेगा, प्लस ये बन गया 2, बस ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ये बन गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। अगर सर हमें y x के टर्म्स में गिवन होगा, ऐसे हुआ, सपोज करो 3x² प्लस 4x³ माइनस 5, आपको हर तरीके की सिचुएशन हैंडल करने आनी चाहिए ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। अब चूंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म है इसमें, तो x इन पे डिपेंड कर रहा है, पूरा एक फंक्शन आपके पास सामने है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद x लिखेंगे अब, ठीक है, x है चूंकि यहाँ पे, तो इसकी पावर तो 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस रूल बोलता है 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे इनटू x की पावर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, प्लस 4 इसके मल्टीप्लाई में है, 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, x की पावर 3 है तो 3 पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये तो कांस्टेंट है और आप समझदार हो 0, ठीक है, तो यह बचा 1 प्लस 6x -1 बचेगा प्लस 12x², ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप इसको लिख सकते हो, इसको पहले लिखो फिर इसको 12s² प्लस 6x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है, सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, सपोज करो आपको दे रखा है y = t + 1/√t, कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया, तो मैंने अभी बताया जो डिनोमिनेटर में होगा ना पहले उसको ऊपर लेके जाया करो, सिंपल कर देना फिर, तो इसको लिख लो t + t की पावर -1/2, इसका अलग होगा क्योंकि प्लस में ये इसके साथ है, ठीक है, इसका अलग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे dy/dt, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा, t की पावर तो 1 है तो 1 हो गया, प्लस इसका करेंगे तो उसकी पावर पहले सामने लिख दो, इनटू मल्टीप्लाई करो एज इट इज, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है, बस हो गया। तो कितना बचा, dy/dt इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 इंटू t की पावर -3/2, यहीं छोड़ दो या इसको नीचे लेके आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये हमने देख लिया है, और भी डिफरेंट टाइप के इसमें बहुत सारे फंक्शन आप ले सकते हो, बहुत टिपिकल से भी ले सकते हो। अब हम डिफरेंट रूल पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमने पहले इसका बेसिक में जाना था कि कैसे यूज करना है, फिर हम अपने वेलोसिटी वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अगर वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो भाई ये हो गया, ओके गाइस, सो बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल की, है ना। अगर इस तरीके से हो जाए तो हमने क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब ये सिचुएशन आ जाए तो कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, ठीक है। अब रूल का नाम आपको याद हो ना हो, तरीका याद होना चाहिए, है ना, करते कैसे हैं ये पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो सर इसमें होगा क्या, देखो भाई, सम टाइम क्या होता है, आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया आपको a इक्वल टू, ठीक है, at प्लस b, और इसकी पावर दे दी कुछ, या फिर मैं जस्ट ऐसे ले लेता हूं जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया 2t + 1 और इसकी पावर दे दी 2, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है। तो यार कैसे करेंगे, देखो, अब ये चूंकि ये जो है ना, ये टर्म्स जो दोनों है, इनके ब्रैकेट के बाहर इनकी पावर लगी है, तो जब कोई
वेरिएबल वाला जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, जो वेरिएबल गिवन है, उनके ब्रैकेट में पावर हो, ठीक है, वो एक ब्रैकेट के अंदर और उस पर पावर गिवन हो, तो आप कैसे डील करेंगे? आप बोलोगे सर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर लेंगे, बाद में हम कर लेंगे। भाई अगर 3i 4i 4i 5i तो क्या करोगे? तो पहले समझो कैसे करना है। तो देखो तरीका क्या है, व्हाट इज द तरीका, dy ओवर आप लिखेंगे dt, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब भी ब्रैकेट वाला ये केस आए कि पावर दे रखी है, तो जो पावर है एज इट इज पहले उसको आगे आके मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ब्रैकेट एज इट इज लगाना है। मेरी वर्ड सुनते जाना, ब्रैकेट एज इट इज लगा दो और जो रूल है उस पावर में से एक सबट्रैक्ट कर दो, कर दिया, चेन रूल बोलते हैं। अब ये तो हमने इस पावर का किया है, इस अंदर वाले फंक्शन का तो किया एच नहीं, दुश्मन अंदर है उसको भी मारना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो फिर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उनका डिफरेंशिएशन करो एज इट इज, जो अभी करते आ रहे थे। पहले इसका करो, एक टर्म है तो अकेले का, दो है तो दोनों का, तीन है तो तीनों का, चार है तो चार का, जितने भी है। ये है 2t, t की पावर है 1, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो उसकी पावर 1 है। फिर प्लस लगाएंगे, जो साइन है वही लेंगे, 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर यहाँ और भी होते तो मल्टीप्लाई करते जाते, चेन बनाते पूरी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ बचा 2 और ये भी 2 बचा केवल, तो इसको भी 2 मान लो। यहाँ बचा 2t प्लस 1 और इसकी पावर -1, 2 - 1 तो 1 बचेगा, तो आ गया 4 × 2t प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अच्छा सर और कैसे आ सकता है? देखो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। y = व्हाट इज दैट, देखो मैंने लिया यहाँ पे 4t³ प्लस 2t प्लस 1, सपोज करो ऐसे ले लिया और इसकी पावर दे दी 3। इजी है, इसको माइनस मान लो, आप माइनस साइन भी यूज करना सीख जाएंगे। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, कैसे करना है सर, आप लिखोगे dy/dt = पहले इसकी पावर ले लो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लगाओ एज इट इज, तो 4t की पावर 3 - 2t प्लस 1 और इसकी होल पावर में से एक सबट्रैक्ट करेंगे, कर दिया, अभी पावर हो चुकी है। अब इसके अंदर घुसेंगे, घर के अंदर घुसेंगे, दुश्मन वहां है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब घर के अंदर के हर मेंबर को चेक करो, पहले इसको करो 4t³ के साथ मल्टीप्लाई में, t³ है ये, तो 4 एज इट इज रहेगा, t³ का डिफरेंशिएशन 3, t की पावर 3 है तो t 3 - 1 आ गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका, माइनस लगा दो तो माइनस है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 एज इट इज, और t की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये 0, ब्रैकेट क्लोज, बस सिंपल है। अब क्या करेंगे, जो बचा वो लिख लो, 3 × 4t³ - 2t प्लस 1 इसकी पावर है 2 × यहाँ बचा 12t² - 2, बस यही है आपका डिफरेंशिएशन, यही है आपका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही यूज करना है, समटाइम इस तरीके की सिचुएशन आएंगी, आपने उनको हैंडल करना है, ठीक है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। सपोज करो एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, y = 2t² - 3 और इसकी पावर दे दी 1/2। इसको आप ट्राई करना, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, मेरे को बताना किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मस्त तरीके से। तो भाई इसको बढ़िया से कर लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, बेसिक लेवल पे ये वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है, इससे आपका सारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। इसका एक छोटा सा पार्ट और बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। यहां से क्या होगा, आपके बेसिक फंडामेंटल इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए वो सारे एग्जाम्पल बार बार अपने तरीके से लिखना है, पावर चेंज करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिजिक्स से ज्यादा ये पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा फिजिक्स को समझना बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। और मैंने आपको बोला था, मतलब आने वाले 10-15 दिन तो ये बार बार आपने प्रैक्टिस में रखना है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में, और कवर करेंगे वो सारे कोर कॉन्सेप्ट जो इसमें अभी हमारे पास बचते हैं और जिनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बट इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा मस्त तरीके से, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।